दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके जरिए आप कुछ शेयर्स को काफी चीप दाम पे खरीद सकते हैं। साथ ही साथ उसके साथ आप पूरी की पूरी वैल्यू का फायदा उठा सकते हैं उस कंपनी के। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बजाज ग्रुप के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बजाज ग्रुप के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। साथ ही साथ अगर बजाज ग्रुप की कोई कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रुप के फाउंडर के बारे में। वैसे तो ये ग्रुप काफी ज्यादा पहले फाउंड हो चुका था, लेकिन जो इसको कंपनी का एक रूप दिया है और इसका स्ट्रक्चर बनाया है वो बनाया है मिस्टर जमनालाल बजाज ने, जो कि 1926 के अंदर एक बजाज फैक्ट्रीज करके कॉटन मिल का उद्घाटन किया था उन्होंने। और 1926 से जो लेगेसी चालू हुई है वो अभी तक कायम है और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुका है बजाज ग्रुप और काफी ज्यादा एग्रेसिवली तरीके से ग्रो कर रहा है। तो 1926 के अंदर जब जमनालाल बजाज ने बजाज फैक्ट्रीज का उद्घाटन किया और इस कंपनी को फाउंड किया, तभी नींव रखी गई थी बजाज ग्रुप की। बाद में बाकी सारे कंपनीज को मिला के बजाज ग्रुप के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बजाज ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा फेमस है बजाज ऑटो के लिए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज कंज्यूमर्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्रेजेंट है, जैसे कि टी कॉफी के अंदर भी है ये। और अगर बात करी जाए स्टील के अंदर तो स्टील के अंदर भी है ये। बजाज हिंदुस्तान करके इसकी शुगर मिल भी है ऑलरेडी, जो कि एक समय में इंडिया की सबसे बड़ी शुगर मिल हुआ करती थी। अब जमनालाल बजाज के जाने के बाद इस बिजनेस को डिवाइड कर दिया गया इनके बेटों के अंदर, जो कि मेनली जो बड़ा पार्ट है जिसको आप जानते हैं बजाज ऑटो के नाम से या बजाज फाइनेंस के नाम से, बजाज फाइनेंस के नाम से, वो ओन करते हैं मिस्टर राहुल बजाज। बाकी का जो बिजनेस है वो उनके अदर फैमिली मेंबर्स जो है वो ओन करते हैं। अब सबसे पहले कभी भी बजाज ग्रुप का नाम लिया जाता है तो बात होती है बजाज ऑटो की या फिर बजाज फिनसर्व या फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस जो है वो काफी ज्यादा फ्लैगशिप कंपनी है इस ग्रुप की और इसने काफी एग्रेसिव पैसा बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो जितना ज्यादा कोई और कंपनी ग्रो करी है उससे कहीं गुना ज्यादा बजाज फाइनेंस ग्रो करी है। तो इस वीडियो में अपन उसके बारे में बात करेंगे कि वो कंपनी क्यों ग्रो कर पाई है इतनी और उसके अंदर क्या ऐसा यूएसपी है। अब दोस्तों जो राहुल बजाज जी है वो जिस बजाज ग्रुप को होल्ड करते हैं, मैं उसका आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगा। तो ये जो है ये पूरा का पूरा इनका होल्डिंग स्ट्रक्चर है बजाज ग्रुप की कंपनीज के अंदर। तो सबसे पेरेंट कंपनी जो है इनकी, जिसका नाम इन्होंने रखा है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसके अंडर ऑटो ग्रुप, फाइनेंस ग्रुप या फिर महाराष्ट्र स्कूटर जो था वो भी इसके अंदर आता है। तो ये जो बजाज होल्डिंग है इसको एज अ होल्डिंग कंपनी ट्रीट करता है बजाज ग्रुप। इसके अंदर अगर ऑटो की बात करी जाए तो इसके अंदर 36% का स्टेक है बजाज होल्डिंग का। अगर महाराष्ट्र स्कूटर की बात करी जाए तो इसके अंदर भी 5-6% का स्टेक है। और अगर बजाज फिनसर्व की बात करी जाए तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा अच्छा स्टेक है बजाज होल्डिंग्स का, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 41% के आसपास। अब ये जो स्टेक्स का स्टेटिस्टिक्स है ये मैंने पिछले एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बताए हैं आपको। अभी अगर बात करी जाए जब मार्केट क्रैश हुआ था मार्च अप्रैल के अंदर, तो इन्होंने अपना स्टेक जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा लिया है इस कंपनीज के अंदर। तो जो सब्सिडरीज कंपनीज है, भले से वो बजाज ऑटो हो या बजाज फाइनेंस हो, इसके अंदर भी इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो दोस्तों अगर अब बजाज ऑटो की बात करी जाए तो बजाज ऑटो जो है वो 48% जो है केटीएम का ऑन करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यूरोप बेस्ड जो कंपनी केटीएम है उसके अंदर 48% जो स्टेक है वो बजाज ऑटो का है। साथ ही साथ बजाज ऑटो जो है ये लीडिंग कंपनी है 3 व्हीलर्स के अंदर। तो अगर बात करी जाए इसके 3 व्हीलर्स ऑटोज के बारे में, तो जो इसके बजाज ऑटो रिक्शाज है ये काफी ज्यादा कंट्रीज के अंदर फेमस है ऑलरेडी। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर तो है ही, साथ ही साथ मैक्सिको, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, नाइजीरिया, केनिया, इस जगह सब बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, वहां पर भी इसका काफी ज्यादा दबदबा है। और 3 व्हीलर्स के अंदर ये काफी अच्छी तरीके से लीड करते हैं। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर लीडर है ये लोग 3 व्हीलर्स के अंदर। 2 व्हीलर्स के अंदर भी काफी ज्यादा ये लीडिंग पोजीशन पे है। अगर बात करी जाए इसके एक्सपोर्ट्स के बारे में तो इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी ऐसी है जो ये एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देती है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, नाइजीरिया हो, कीनिया हो, तंजानिया हो, यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपोर्ट करते हैं अपने 2 व्हीलर्स, बाइक्स या स्कूटर्स। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया लैटिन अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, मैक्सिको, ये सब कंट्रीज के अंदर इनके 2 व्हीलर्स जो है काफी ज्यादा चलते हैं, चाहे वो बॉक्सर हो, पल्सर हो या फिर प्लेटिना हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके जो लाइमलाइट बिजनेस है बजाज फिनसर्व के बारे में। अब ये बजाज फिनसर्व भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व है, उसके अंदर बजाज फाइनेंस है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस है, साथ ही साथ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये 3 कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको स्ट्रेटेजाइज किया गया है बजाज फिनसर्व के अंदर। अब जो बजाज फिनसर्व है, इसको राहुल बजाज जी जो है, उनके जो सन है संजीव बजाज, वो इसको लीड करते हैं और इसके एमडी एंड सीईओ है। अब ये तो बात हो गई बजाज फिनसर्व की। तो बजाज फिनसर्व के खुद के भी अपने बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया जनरल इंश्योरेंस का है और लाइफ इंश्योरेंस का है। उसके साथ ही साथ बजाज फाइनेंस का भी अपना एक बहुत ही खतरनाक बिजनेस है और काफी ज्यादा एग्रेसिवली तरीके से ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर। अब जो बजाज फाइनेंस है, इसको लीड करते हैं मिस्टर राजीव जैन, जो कि मास्टरमाइंड है इस कंपनी को काफी ज्यादा ग्रो करने के लिए। अब जैसे अपने मोटा भाई है, वो भी बोल चुके हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो जो डेटा है उसके ऊपर काफी ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है ये कंपनी बजाज फाइनेंस। ये जो है, ये काफी ज्यादा माइक्रो लोन्स के अंदर काम करती है। जैसे कि आपको मोबाइल खरीदना है, वॉशिंग मशीन, टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, कोई भी आप शोरूम पे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल मॉल हो, क्रोमा हो, बिग बाजार हो या फिर रिलायंस रिटेल हो, वहां पे आपको इसके एजेंट मिल जाएंगे और वो काफी एग्रेसिवली तरीके से आपको इनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो बेचते हैं। अगर आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन के अंदर भी इसके जो EMI प्लान है वो ऑलरेडी दिए रहते हैं। ये एक बजाज कार्ड आपको देते हैं। अब ये जो कार्ड होता है, ये एक्ट करता है एक लोन की तरीके से। अगर आपको कभी भी लोन की जरूरत हो या आपको कोई भी अप्लायंस खरीदना हो, उसके लिए लोन चाहिए, EMI पे लोन लेना है, तो उसके लिए ये प्रोवाइड करते हैं। और जो उसका डेटा है वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। इनके पास सालों का डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है और उसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से डेटा एनालिटिक्स लगाते हैं और पता लगाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनमें से किन लोगों को नए लोन्स की जरूरत है, उन्हीं लोगों को वापस से ये कैसे लीवरेज कर सकते हैं नए लोन बेच के। तो इसका जो डेटा एनालिटिक्स का काम है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है और एग्रेसिवली तरीके से इसको ग्रो कर रहे हैं। अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको ये काफी अच्छी तरीके से पिच करते हैं और उनके लिए उनके अकॉर्डिंग ये नए प्रोडक्ट्स का डिजाइन करते हैं। अब जो बजाज फाइनेंस है उसके अंदर इसकी 2 सब्सिडरी है। एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जो कि हाउसिंग लोन्स देती है रिटेल कस्टमर्स के लिए, और दूसरा जो है वो है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जो है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसके अंदर इनके दूसरे बिजनेस आ जाते हैं, जैसे कि लैंडिंग का बिजनेस हो या फिर ये ब्रोकरेज इसके अंदर भी है। बीच में से न्यूज भी सुनने को मिली थी जिसके अंदर बताया गया था कि जो बजाज फाइनेंस है वो भी अपने एक डिस्काउंट ब्रोकरेज के जरिए मार्केट के अंदर उतर सकता है। अब जो इसका अदर बिजनेस है जो कि है बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस, वो भी काफी अच्छी तरीके से देखा होगा आपने कि ग्रो कर रहा है। अगर आप policybazaar.com पे कभी गए हो तो वहां पे इसके जो पॉलिसीज है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पुश करे जाते हैं और काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी इसकी पॉलिसीज है। अगर इसके जो जनरल इंश्योरेंस है उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो जो कार का इंश्योरेंस हो गया या फिर हाउस इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ये सेल आउट करते हैं। अब ये जो दोनों इंश्योरेंसेस के बिजनेस है इसके अंदर इनका 74% स्टेक है ऑलरेडी। बाकी 26% का स्टेक है वो है आलियांज ग्रुप के पास। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बजाज होल्डिंग है वो एक होल्डिंग कंपनी है, तो जो बजाज होल्डिंग है उसने मार्केट के अंदर भी दूसरे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, चाहे वो ग्रुप कंपनी के अंदर हो जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिकल हो या फिर मुकुंद स्टील्स के अंदर हो या फिर कोई दूसरी बाहर की कंपनी हो, चाहे वो HDFC बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो। इन कंपनीज के अंदर भी टाइम टू टाइम ये इन्वेस्ट करती रहती है और अपने रिटर्न्स कमाती रहती है। अब बात करते हैं बजाज होल्डिंग का जो फाइनेंशियल्स है उसके बारे में। तो अगर आप देखा जाए तो अगर आप जो इसके लिस्टिंग एंटिटीज है जैसे कि बजाज ऑटो हो गया या फिर बजाज फिनसर्व हो गया, इन सारी कंपनीज का अगर अपन स्टेक मिला दें तो अगर इसके टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली आते हैं 53,000 करोड़ के आसपास। तो जो बजाज होल्डिंग है उसके इन्वेस्टमेंट जो है वो 53,000 करोड़ के हैं। और अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करी जाए तो ये आपको कंपनी अवेलेबल है 26,000 से 27,000 करोड़ रुपीस में। देखिए काफी ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है। अगर अपन बात करें कोई भी कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट 53,000 करोड़ का है, लेकिन ये कंपनी खुद है ये आपको मिलती है उससे आधे प्राइस के अंदर। अब ये जो बजाज होल्डिंग्स है इसका खुद का जो इक्विटी है वो इक्विटी कैपिटल है इसका अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ का। तो 27,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ का तो इसका खुद का इक्विटी है, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसके अंदर आपको 53,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा स्टील डील हो जाती है और काफी ज्यादा डिस्काउंट के अंदर ये आपको मिल रही है। तो जो बजाज होल्डिंग्स है इसके जो इनकम है वो उसका कोई सोर्स नहीं है, ये खुद कुछ बिजनेस करती नहीं है कंपनी। तो जो वेंचर कैपिटल्स आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से ये कंपनी भी
कोई दूसरे स्टार्टअप्स के अंदर भी इन्वेस्ट करती रहती है और इसकी जो इनकम है वो मेनली डिविडेंड्स या फिर जो इनने इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कमाया है उसके जरिए होती है। अब दोस्तों एक और चीज अपन जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है आपको इतने सस्ते के अंदर कैसे मिल रही है। तो जो होल्डिंग कंपनी होती है ये ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंट के अंदर चलती है, क्योंकि इनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है या फिर ये खुद कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करती कस्टमर के लिए, इसलिए ये जो कंपनी है काफी ज्यादा डिस्काउंट के अंदर चलती है और जो इनकी इनकम है वो भी डिविडेंड के ऊपर डिपेंड होती है, वो भी इनकी ग्रुप कंपनीज के अंदर। लेकिन अगर बात करें इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की तो सेम टू सेम जैसे कि वैल्यू काम करती है, अगर जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइस बढ़ेगा तो इस कंपनी का भी ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ना चाहिए। अब मार्केट के अंदर भी ये बात काफी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो कंपनी है ये अपने ग्रुप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है और खुद की ग्रुप की कंपनी होने के कारण ये कभी अपने शेयर्स को बेचेगी नहीं, कभी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, जिससे कि ये काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये कंपनी जो है ये अपने शेयर्स को कभी बेचेगी नहीं, उससे इस कंपनी की वैल्यू कभी अनलॉक होगी ही नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो इसके इन्वेस्टमेंट है जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया या बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो हो गया, वो तो रेगुलरली अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उस बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी उसी तरीके से इसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर उसको भी ग्रोथ मिलना स्वाभाविक बात है। तो अगर आप काफी छोटी अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो आपको इस कंपनी के अंदर शेयर्स नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप काफी ज्यादा लॉन्ग प्ले कर रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 से 20 साल के आसपास है, तो आपको इस कंपनी के अंदर काफी अच्छी वैल्यू मिल सकती है और आने वाले समय में इसके अंदर भी ग्रोथ काफी अच्छी मिल सकती है। हालांकि अगर अभी देखा जाए तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी काफी ज्यादा गिर चुकी है कंपनी, लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में अगर ये कंपनी को देखा जाए तो ये आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो आई होप अब आपको बजाज ग्रुप की पूरी जानकारी मिली होगी और इस ग्रुप के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी जो फ्लैगशिप कंपनीज है उसके अंदर अपना एक्सपोजर कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आपको पता लगा होगा। मैं खुद पर्सनली बजाज होल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात करें, उसके बाद ही इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक लें। लॉन्ग टर्म में इसके प्रोस्पेक्टस काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं, क्योंकि इसके जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, तो उसके साथ ही साथ इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगा और इसका मार्केट कैप आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बजाज ग्रुप के बारे में तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बजाज ग्रुप के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल सके और किस तरीके से इसके अंदर इफेक्टिवली इन्वेस्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी पता लग सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।